पहले ये सोच थी कि प्राइवेट के नाम से घबराते थे, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी का भी कोई कैलेंडर दे गया है तो उसे हम दफ्तर में नहीं लगाते थे। लेकिन अब सोच बदली है। हम गए सुचेतगढ़ में, एक वहाँ अब्दुलिया गांव है, तो हमने देखा कि घर घर में दूध होता है, घर घर में ये कलाकंद और ये गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ तोड़ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ बीएसएफ के लोगों से बात की, आर्मी के लोगों से कि साहब यहाँ का ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है। तो फिर हमने सोचा ये निकल क्यों नहीं पा रहा। वो लोग अपने घर ले जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं आर्मी वाले, तो वहाँ उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमने वहाँ एक मीटिंग की और एक दुकान हमने आरएसपुरा में वेटनरी कॉलेज के मेन गेट पे सजा के वहाँ के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। एक यहाँ जो हमारा मार्केट है वहाँ भी हमने किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दुकान दी है। और हमने केवीके से कहा है कि जो भी किसान अपना प्रोडक्ट वहाँ रखना चाहे, उसके आदमी को रहने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट वहाँ छोड़ दे, नहीं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि उनका एक आदमी रहता है, हमारा आदमी बेचेगा, क्योंकि सीड बेच रहा है, फ्लावर का बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो वहीं उसका प्रोडक्ट भी रहेगा। मान लीजिए वो 100 पैकेट रख के गया, एक महीने बाद 100 पैकेट बिक गए, तो वो उसका पैसा उसको दे दिया जाए। ये IITs नहीं है, ये IIM नहीं है जहाँ 3-3, 5-5 लाख रुपए जो है उनकी फ़ीस होती है, या मेडिकल कॉलेज जहाँ 40-40 रुपये हज़ार 40 लाख रुपए देते, यहाँ तो सैकड़ों में लेते हैं। 1000 से भी बढ़ा दिया था, तब भी बच्चे फार्मर्स के बच्चे हैं। मेरे साथ स्कॉस जम्मू के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर JP शर्मा। डॉक्टर साहब, जिस दिन आप नियुक्त हुए थे उस दिन आपके बारे में समाचार मिला था और ये भी पता चला था कि आप किस किस चीज़ में क्या क्या रुचि रखते हैं। तो आज ये इतना बड़ा मेला देखकर एक बात का तो अनुभव हो गया कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक छत के नीचे लाई हैं। तो ये जो आपने एक छत के नीचे लाई हैं, ये सोचकर आप आए थे कि इसी तरीके से शुरुआत की जाएगी, या यहाँ पर सारी फैकल्टी ने मिलकर आपको कहा कि ऐसे शुरुआत की जाए? देखिए, मेरा मानना है कि आप मिसाइल तो बना सकते हैं, लेकिन उसको दागने के लिए आपको लॉन्चर की ज़रूरत होती है। तो हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वैरायटीज़ हों, चाहे सॉइल और वाटर से रिलेटेड हो, वो जब तक अल्टीमेट यूजर्स तक नहीं जाती, हमारे किसानों तक नहीं जाती, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा पूरा ये प्रयास रहा कि किस तरह से जो भी चीज़ यहाँ की है वो फार्मर्स तक कैसे पहुँचाई जाए। उसके लिए हम रेडियो का भी सहारा लेते हैं, टेलीविज़न का भी सहारा लेते हैं, पत्रिकाओं में भी लिखते हैं। लेकिन जो ये मेला है ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि एक तो इसमें इंटरफेस जो है डायरेक्ट होता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, आप अपनी बात रख सकते हैं। और दूसरा, एक ही छत के नीचे बहुत सारी संस्थाओं की टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल हो जाती है। मान लीजिए आप वैसे इस कॉस्ट में आते हैं तो इस कॉस्ट की अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पर 300 स्टॉल लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे संस्थान हैं, प्राइवेट भी हैं, पब्लिक भी हैं, NGOs भी हैं, और कुछ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया है, कुछ संस्थाओं ने लगाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कुछ स्टार्टअप है जिन्होंने एग्रीकल्चर के इनोवेशन को लेके कोई अपने एंटरप्राइज क्रिएट की है, उसके ऐसे 20-25 स्टॉल लगे हुए हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे बीज है, हमारा ही नहीं और भी संस्थाओं का, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, सारा जागृति मंच का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है जिसमें हल्दी के बीज की बिक्री हो रही है। तो अब जैसे खरीफ की फसल आने वाली है, हम 2 बार मेला लगाते हैं, एक खरीफ में, एक रबी में। अभी जो मार्च में लग रहा है तो खरीफ हमारा शुरू होने वाला है मई से, तो इसमें धान का है, अरहर का है, जो पल्सेस हैं उनका बीज मिल रहा है। और जो प्लांटिंग मटेरियल है, नींबू है, आम है, उनका जो है प्लांटिंग मटेरियल मिल रहा है। इसी तरह से जो अक्टूबर में हम लगाते हैं उसमें जो रबी की फसलें हैं, जिसमें गेहूँ हैं, चना है, ये सब सरसों हैं, इन सब चीज़ों का बीज मिलता है। पहले ये मेला 2 दिन का हुआ करता था, जैसे आज इसका इनॉग्रेशन हुआ 12-1 बजे और कल इसका समापन हो जाता था। तो यहाँ ये हिल स्टेट है, दूर दराज के जो किसान हैं, पुंछ के, राजौरी के, पहुँच नहीं पाते थे, फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। तो हमने इसको जो है 5 दिन का किया और साल में 2 बार किया। कुछ फार्मर्स हमारे माध्यम से आते हैं, कुछ KVK के माध्यम से आते हैं, और एक हमने तालमेल बिठाया है जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे फिशरीज हो, उनके माध्यम से भी इस मेले का आयोजन किया गया है। उनके भी तमाम विभागों के यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, एग्जीबिशन उन्होंने लगा रखी है। अच्छा, तो मुझे शर्मा साहब एक चीज़ और बताइएगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर देखे, कुछ देखे कि यूनिवर्सिटी जो है ख़ुद भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार करती है।
क्या आपको नहीं लगता कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर मार्केटिंग हो, आपके पास एक मार्केटिंग सेल भी हो, और मार्केटिंग सेल होने के साथ साथ में से कम यहाँ पे जो उत्पाद हो वो बाज़ार में बिके, उसका फ़ायदा आम नागरिकों को भी हो और यूनिवर्सिटी को भी रेवेन्यू आए? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसी कोई चीज़ आप यूनिवर्सिटी में शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिस्प्ले कर सकती है, प्रोडक्ट को दिखा सकती है, लेकिन उसके कमर्शलाइजेशन होने की बहुत ज़रूरत है, तभी तक ये मासेज को पहुंचेगी। अब जैसे हमारे कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके हमने कमर्शलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट किया है। जैसे मिनरल मिक्सचर हमने एक डेवलप किया है, तो एक कंपनी के साथ में हमने उसका करार किया है, जिससे उसमें पैसा कमाना नहीं है। उसका आशय ये है कि यूनिवर्सिटी की अपनी बाध्यताएँ हैं, एक निश्चित दूरी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके माध्यम तक वो दूर तक पहुँच सकते हैं। इसी तरह से खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उनके जो यहाँ चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन, उनसे हमने मीटिंग की, वो मेले में भी आई। उनको बुलाने का और बातचीत करने का आशय यही था कि जो विलेज इंडस्ट्रीज़ के, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं, उनके माध्यम से कैसे हम प्रोडक्शन सिस्टम को मार्केट सिस्टम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर मनदीप कौर जी, जो इसकी रूरल डेवलपमेंट की कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उनको भी बुलाया, उनके साथ 2 बार मीटिंग हो चुकी, और उसका भी आशय ये था कि जो हमारा प्रोडक्ट है, या हमारे फार्मर्स का प्रोडक्ट है, या हमारे स्टार्टअप का प्रोडक्ट है, उनको ही हेल्प लेके कैसे उसको मार्केट में उतारा जाए। लेकिन शर्मा सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब हम सरकारी विभागों की बात करते हैं, तो जो आशा और जो उम्मीद हमें सरकारी विभाग से रहती है, अक्सर उस पर खरा विभाग नहीं उतरता। आप रिलायंस की कंपनी हैं, या 15-20 देश की हज़ारों कंपनियां और हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटियों को आउटग्रो करना चाहिए और सरकारी विभागों से बाहर निकलकर प्राइवेट एंटरप्राइजेज़ के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि ये जितने भी, क्योंकि बड़े सारे प्रोडक्ट मैंने देखे जो आपके बच्चे तैयार कर रहे हैं, अब अगर ये प्रोडक्ट यहाँ से खादी KVIB के पास जा रहे हैं, तो उनके पास मार्केटिंग सेल उस तरह का नहीं, उनके पास उतने साधन नहीं जितने साधन जो हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास हैं। तो हम घबराते क्यों हैं प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ जाने में, MOU करने में, ताकि इन बच्चों के बनाए ये जो क्रिएटिविटी है, इसका कम से कम लाभ जो है वो आम नागरिक को मिले? ये पहली सोच थी। पहले ये सोच थी कि प्राइवेट के नाम से घबराते थे, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी का भी कोई कैलेंडर दे गया है तो उसे हम दफ्तर में नहीं लगाते थे। लेकिन अब सोच बदली है। सोच ये बदली है कि हमारा जो अल्टीमेट एम है, ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, वो हमारे अल्टीमेट यूज़र, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो किसान हो, उस तक पहुँचे। तो आप जो कह रहे हैं, हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी ये शुरू किया है। कल ही एक उद्यमी को हमने दिल्ली से बुलाया था, और वो वेस्ट टू वेल्थ पे काम कर रहे हैं। उनको हमने कल गांव में विजिट कराया, रियासी में वो गए, वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिले, कठुआ में गए, वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का उन्होंने IGL के साथ में करार करके एक 5 एकड़ में मेरठ के पास में उद्यम लगाया है। अब यहाँ जो जैसे बहुत सारी डेयरीज़ हैं, उनका जो बाई प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर का वेस्ट है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, उनको हमने यहाँ पे इसी आशय से बुलाया और उनके साथ करार करने वाले हैं। एक मैडम सहरावत हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं दिल्ली में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि फूल जो जैसे यहाँ पे होते हैं, बहुत सारी ये टेम्पल्स की नगरी है, बहुत सारे फूल होते हैं, वैष्णो देवी में भी होते हैं, वो एक दिन के बाद में जो है फेंक दिए जाते हैं। तो अब उन फूलों को कैसे कन्वर्ट किया जाए, सामग्री में किया जाए, या देवी देवताओं को बनाने में किया जाए, या धूप बनाने में किया जाए, हमने उनके साथ में भी टाई अप कर रहे हैं। तो आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि जब तक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को हम नहीं लाएंगे बीच में, तब तक ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, उनको पूरे देश में फैलाना दिक्कत है। और एक और बात मैं बता दूं, ये थोड़ा सा दूर दराज पड़ जाता है हमारा क्षेत्र, तो अब तो इसको जानने लगे हैं और लोग आते भी हैं। एक हमारा गेस्ट हाउस है रेलवे हेड पे, वहाँ पे हमने प्लान किया है कि एक जो इस तरह के प्रोडक्ट हैं, आप सामने देखेंगे जो लगाए हैं, बहुत वो इनको यहाँ तक लोग आ नहीं पाते, मेले में आ पाते हैं, तो वहाँ पर एक हम कॉमर्शियल विंडो खोलने जा रहे हैं, जिससे लोग वहाँ से जो भी निकलें, और प्रचार प्रसार भी करेंगे। हम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शर्मा सर, आपको ये लगता है कि यूनिवर्सिटियों में इस तरह के, खासकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में इस तरह के विंडोज़ होने चाहिए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिवर्सिटी की निर्भरता UGC की ग्रांट्स के ऊपर या बाकी ग्रांट्स के ऊपर होती है, निर्भरता कम हो और आत्मनिर्भर हो जाए समय के साथ यूनिवर्सिटी? देखिए, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी वो कोई कमर्शियल एंटरप्राइज नहीं है। हाँ। हमारा जब लोग कहते हैं कि साहब आपका क्या योगदान है, वो ये नहीं सोचते कि जो मैन पावर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से आ रही है। आपके यहाँ के जितने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो कहाँ से निकले, इतने KS और IAS जो निकले वो कहाँ से निकले। तो हमारी जो एक्चुअल धरोहर है वो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं। दूसरा
दूसरा हमारा जो किसान है अब हम उसका चार्ज नहीं करते, सॉइल टेस्ट कराएं, वाटर टेस्ट कराएं, सीड ले जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो उसको उस पैमाने से यूनिवर्सिटीज़ को देखना पड़ेगा, विशेषकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। ये IITs नहीं है, ये IIM नहीं है जहाँ 3-3, 5-5 लाख रुपए जो है उनकी फ़ीस होती है, या मेडिकल कॉलेज जहाँ 40-40 रुपये हज़ार 40 लाख रुपए देते, यहाँ तो सैकड़ों में लेते हैं। 1000 से भी बढ़ा दिया था तब भी बच्चे फार्मर्स के बच्चे हैं। तो ये हमारा जो काम है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का है, देश के विकास का है, गरीब किसानों को के विकास का है, इसलिए इसमें वो चीज़ नहीं देखनी चाहिए। हाँ, किस तरह से हम इसको, जैसे हमारा प्रोडक्ट क्या है, किसान का प्रोडक्ट। अब ये हम गए सुचेतगढ़ में, एक वहाँ अब्दुलिया गांव है, तो हमने देखा कि घर घर में दूध होता है, घर घर में ये कलाकंद और ये गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ तोड़ वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ BSF के लोगों से बात की, आर्मी के लोगों से कि साहब यहाँ का ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है। तो फिर हमने सोचा ये निकल क्यों नहीं पा रहा। वो लोग अपने घर ले जाते हैं, छुट्टी में जाते हैं आर्मी वाले, तो वहाँ उनको अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमने वहाँ एक मीटिंग की और एक दुकान हमने RS पुरा में वेटनरी कॉलेज के मेन गेट पे सजा के वहाँ के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। एक यहाँ जो हमारा मार्केट है वहाँ भी हमने किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दुकान दी है। और हमने KVK से कहा है कि जो भी किसान अपना प्रोडक्ट वहाँ रखना चाहे, उसके आदमी को रहने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्ट वहाँ छोड़ दे, नहीं तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। यदि उनका एक आदमी रहता है, हमारा आदमी बेचेगा, क्योंकि सीड बेच रहा है, फ्लावर का बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो वहीं उसका प्रोडक्ट भी रहेगा। मान लीजिए वो 100 पैकेट रख के गया, 1 महीने बाद 100 पैकेट बिक गए, तो वो उसका पैसा उसको दे दिया जाएगा। तो मार्केट सपोर्ट देना आज के समय में, मैं आपको ये इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं, जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में आमदनी 5 गुनी भी बढ़ सकती है, 10 गुनी भी बढ़ सकती है, लेकिन वो गेहूं, धान, मक्का और इनसे नहीं बढ़ेगी। यहाँ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, यहाँ काला जीरा की ज़रूरत है, यहाँ राजमांस जो भादरवा का उसकी ज़रूरत है, यहाँ RS पुरा का चावल है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत है, सैफरन की ज़रूरत है, लेवेंडर रिवॉल्यूशन यहाँ पे चल रहा है, जिसको पर्पल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, हाँ, ओलिव का है, लेमन ग्रास का। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन इस तरह की क्रॉप्स पे जो लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनमें करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने जो यहाँ 4-5 दिन चर्चाएं की हैं, आपको ये जनरली ज़्यादा मेलाओं में देखने को नहीं मिलता, किसान गोष्ठी होती हैं। हमने डेली एक ऐसे विषय पे कार्यशाला रखी जिससे किसानों को हम उससे फ़ायदा पहुंचा सकें। और वो कार्यशाला सिर्फ डिस्कशन नहीं था, हमने एपिडा के साथ में कार्यशाला रखी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग के ऊपर, और वो चर्चा ही नहीं, आगे उनके साथ मिलकर हम काम करने वाले हैं। इसी तरह से हमने बीज कार्यशाला रखी जिसमें करनाल के जो डायरेक्टर हैं राइस एंड वीट के वो आए, मऊ एक जगह है वहाँ के डायरेक्टर हैं सीड के वो आए, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो सीड ग्रोवर्स हैं वो आए। तो इसमें सीड सस्टेनेबिलिटी जम्मू कश्मीर में कैसे लाई जाए, क्योंकि यहाँ सीड रिप्लेसमेंट काफ़ी कम है रेट जो है, तो उसको लाने के आशय से हमने वो किया। ठीक, आज बी बोर्ड के माध्यम से ये शर्मा जी आए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, अभी हमारे साथ ही थे, उनके माध्यम से हमने मधुमक्खी पालन का प्रचार प्रसार यहाँ कैसे कर सकते हैं उस पर हमने चर्चा की, उनके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ज़मीन छोटी है, लेकिन बी कीपिंग ऐसा व्यवसाय है कि भूमिहीन किसान भी इसको कर सकता है, मेड़ पर रख सकता है, रोड साइड पर रख सकता है, जब फूल नहीं है तो दूसरे के उसको फर कर सकता है। तो इन चीज़ों पे हम कर रहे हैं। अभी ये जो कार्यशाला चल रही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनका खेती में रुझान कैसे पैदा किया जाए, उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर चल रहा है, अभी चर्चा चल रही है। क्योंकि लोगों को जब खेती की बात करते हैं तो घास फूस का डॉक्टर है ऐसी कुछ पहले भावना आती थी, लेकिन मेरा मानना है कि जो एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं ये एक ऐसी साइंस है कि इसमें जो है अंडरग्राउंड से लेके हाइड्रोलॉजी से लेके एटमॉस्फेरिक साइंस तक सारा है। इसमें स्पेस साइंस भी है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी भी है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो अब लोगों की समझ में आने लगा है। और गर्व की बात यह है कि आज के समय में IITs और IIM से पढ़े हुए लोग भी खेती में व्यवसाय करने आ रहे हैं, लेकिन वो उगाने नहीं आ रहे, वो मार्केटिंग करने आ रहे हैं। और हमारा किसान सिर्फ ये हमसे त्रुटि हुई लॉन्ग समय से हुई कि हमने फार्मर को सिर्फ प्रोड्यूसर बनाया,
हमने इसको मार्केटिंग नहीं सिखाई। मार्केटिंग नहीं सुनाई। एग्रीकल्चर को अब समय आ गया है कि एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करने की बात है, डाइवर्सिफिकेशन की बात है, कॉमर्शलाइजेशन की बात है। और जब हम बात करते हैं डबलिंग की, यहाँ की जो आमदनी अभी कुछ समय पहले थी 1 लाख रुपये पर हेक्टेयर थी, लेकिन सेफ्रॉन से 10 लाख तक ले सकते हैं, काला जीरा से 10 लाख तक ले रहे हैं, लेवेंडर से 8-10 लाख तक ले रहे हैं। तो उन चीज़ों को प्रमोट करने वाली बात है और हम स्पेशलिटी एग्रीकल्चर पे ही काम कर रहे हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में क्या संभावना है वहाँ उसी को प्रमोट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्कॉस्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर जेपी शर्मा। आपने 2 बातें साफ सुनी। एक तो ये कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी को किसान के और करीब पहुंचाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि किसान का उत्पाद भी बढ़े और साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ कही कि स्कॉस्ट पूरी कोशिश कर रही है कि MOUs साइन किए जाएं, जिन MOUs से किसानों को भी फ़ायदा हो और स्कॉस्ट की फैकल्टी को और स्कॉस्ट के साइंटिस्टों को भी फ़ायदा हो।